हाँ भाई, देखो लास्ट टाइम हम लोग जीओसी स्टार्ट किए थे। जीओसी में ठीक है, हमने उसका लेक्चर 1 देखा था जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोवाइड की। सिंपल आपको ये समझाया था कि भाई डिग्री ऑफ कार्बन का मीनिंग क्या है। हम उसका अगला लेक्चर ऑब्जर्व करते हैं अगला लेक्चर पढ़ते हैं। तो हमने कार्बन के डिग्री या कंपाउंड की डिग्री के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया था, वो सारी चीज़ें तो हमने देख ही ली थी, क्या है कैसे वो बता दिया था। आगे जो हमारा अगला पार्ट है जीओसी में, वो सिंपल आप कह सकते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। तो जीओसी में हम कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिसमें एक सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे आईयूपीएसी नेमिंग जो 11th और 12th दोनों का पार्ट होता है, हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे उसको। तो जब हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं तो किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह का है। मतलब सबसे पहले हम जो प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद में रूट वर्ड लिखते हैं उस कंपाउंड का, उसके बाद में हम जो है वो प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स नोट करते हैं। प्राइमरी सफिक्स को आप सफिक्स फर्स्ट कह सकते हैं और सेकेंडरी सफिक्स को आप सफिक्स सेकेंड कह सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं उस रूल्स को मानते हुए इन टर्म्स को हमें इस ऑर्डर में लिखना होता है, और ठीक है इस ऑर्डर का अरेंजमेंट ही हमारे लिए आईयूपीएसी नेम का पार्ट है। हाँ वो अलग बात है कि आईयूपीएसी ने कुछ रूल बना रखे हैं, उनके फॉलो करने के बाद ही हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे पास में ये 4 टर्म है इनको डिफाइन कर लेते हैं, बाद में लिख दिया करेंगे। तो अगर मैं इन 4 टर्म की बात करूँ तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास एक टर्म है रूट वर्ड। हम 9th-10th क्लास में ये बात सुने होते हैं कि भाई जब भी हम किसी भी मतलब कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में सबसे पहले हमारा पार्ट होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है ना। मतलब रूट वर्ड की हम बात करें तो मैंने कहा सबसे पहला जो हमारे पास में पार्ट है इनका वो पार्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। ये जब हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो हमने देखा है कि भाई लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन की रिवाज है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन as far as possible starting from primary carbon and ending at प्राइमरी कार्बन। ये रिवाज है भाई। हमने ठीक बहुत सिंपल सी बात है जो पहले ही पढ़ रखी है कि हम एक बड़ी से बड़ी पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानो हमारे पास में किस टाइप का कंपाउंड मान लो मैं लेता हूँ, मुझे इस कंपाउंड में पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। तो हम जानते हैं कि भाई पेरेंट चेन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम जब पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो आपने देखा अगला पार्ट हमारा नंबरिंग का भी होता है ना, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये जो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की है, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने भी कार्बन के नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 6 नंबर है, तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ग्रीक वर्ड यूज़ करते हैं, और वही सिंपल हमारे लिए क्या पेरेंट चेन कहलाते हैं। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि जैसे एक कार्बन है तो बैथ यूज़ करते हैं, 2 कार्बन है एक, तो 10 तक आई थिंक मुझे लगता है सभी को याद होगा, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात आप बढ़िया तरीके से समझ रहे हो। एक लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को मैंने कहा सिलेक्ट करने का एक हमारे पास में तरीका रहेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम एक लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट करें। जैसे मान लो ये आज है, मुझे इसमें कोई पेरेंट चेन सिलेक्ट करने वाले इस तरह से बना देता हूँ।
तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन मिलेगी वो इस साइड से मिलेगी आपको। आप चाहो तो चेक कर लो, ये वाला पेरेंट चेन मुझे लगता है सबसे बड़ा होगा। आप नंबरिंग करके देख लो 4 5 6 7 8। आप किसी और तरफ से सेलेक्ट करो, आपको शायद 8 कार्बन की पेरेंट चेन ना मिले, तो इन 8 कार्बन के रिप्रेजेंटेशन के लिए मालूम हो ऑक्ट यूज कर लेते हैं। तो ये वही कहानी है कि भाई एक कार्बन है तो हमने उसके लिए मैथ यूज कर लिया, 2 कार्बन है तो हमने एथ यूज कर लिया, 3 है तो हमने प्रोप यूज कर लिया, 4 है तो उसके लिए हम ब्यूट यूज कर रहे हैं, सभी ने आपने पढ़ रखा है। 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं, 6 के लिए हम हेक्स यूज करते हैं, 7 के लिए हम हेप्ट यूज करते हैं, 8 के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, 9 के लिए नॉन यूज करते हैं, 10 के लिए डेक यूज करते हैं। जैसे अगर 11 है तो उसके लिए अनडेक लिखते हैं, 12 है तो उसके लिए डू डेक लिखते हैं, ऐसे 13 है तो उसके लिए ट्राई डेक लिखते हैं। अब ये चलता रहेगा। 14 है तो टेट्रा डेक लिखते हैं, समझ रहे, लिख लोगे आगे। 15 है तो पेंटा डेक, 16 है तो हेक्सा डेक, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही 20 कार्बन के अगर पेरेंट चेन है तो उसके लिए इकोज वर्ड यूज करते हैं। 30 कार्बन की पेरेंट चेन है तो उसके लिए ट्राई अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। 40 के लिए तो उसके लिए टेट्रा अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही 50 है तो पेंटावन। हालांकि वो ऐसा नहीं कि हमसे बहुत ज़्यादा पेरेंट चेन में कार्बन रहते हैं, बड़े सिंपल नंबर होते हैं कार्बन के, है ना। 4 से 10 वाली हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते रहते हैं, सब तो बस ऐसे ही वो माया है ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाली। तो हमारा सबसे पहला एम जो है पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना, और उस पेरेंट चेन के सिलेक्शन में जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, मैंने ये जो मैं डिफाइन किया ये रूट वर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो हम रूट वर्ड बता देंगे भाई रूट वर्ड क्या है हमारे लिए, हमने रूट वर्ड डिफाइन कर लिया। दूसरा मैंने कहा हमारे पास एक टर्म था प्रीफिक्स वाला। प्रीफिक्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम किसी भी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, प्रीफिक्स की अगर बात की जाए तो नाम से जो है प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले जुड़ रहा है, इसलिए तो आप ये कह सकते हैं जो प्रीफिक्स है दैट इज द कार्बन चेन left during selection of parent chain is known as prefix, or side chain or सब्स्टिट्यूट। तो मेरा कहना आपसे ये था कि जब हम किसी भी कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं तो उस कार्बन चेन के सिलेक्शन में जो भी आप कह सकते हैं कुछ ऐसे रह गए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, मुझे मालूम है मैं किसी भी साइड से कार्बन चेन सेलेक्ट कर लूँ 3 ही कार्बन की सिलेक्ट होगी। तो आप ये कह सकते हैं भाई जब हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया तो उस टाइम पे ये कार्बन रहेंगे भाई, ये तो सिलेक्शन में नहीं आ पाए पेरेंट चेन में। तो जो पेरेंट चेन नहीं मतलब पेरेंट चेन में शामिल नहीं है वो कार्बन हमारी जगह साइड चेन कहा जाएगा, या हमने कहा उसे प्रीफिक्स बोलेंगे, या सिंपल मैंने कहा वो सब्स्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि भाई हम जब नेमिंग करें ना, नंबरिंग करें, सिलेक्शन करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो हर कार्बन को शामिल ही कर पाए, नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लो इस केस में मैं अगर सिलेक्शन की बात करता तो आप कैसे भी सिलेक्ट कर लो, आप 4 कार्बन से ज़्यादा की पेरेंट चेन नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये सभी बच रहा है आपके पास में, ये आप देख रहे हो, ये रह गया कार्बन चेन सिलेक्ट करते टाइम पे, ये रह गया, ये रह गया। तो ये सभी हमारे लिए क्या पढ़े जाएंगे, प्रीफिक्स पढ़े जाएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें एक ही कार्बन पे 2 हो 4 हो, कैसा भी रह सकता है। तो ये जो भी मैंने कहा प्रीफिक्स है, इसे बेसिकली रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है, इसलिए प्रीफिक्स का हमने एक नाम दे दिया। अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है
कि हम जब पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला टारगेट होता है हमारा कि हम एक ऐसी पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स आते हो। तो ये पॉइंट मैं नोट करता हूँ। पॉइंट ये है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन having maximum number of साइड चेन। ठीक है, मैंने कहा हम एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन के टाइम ध्यान दिया जाएगा इस बात पे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस भी रहे, मतलब मैक्सिमम साइड चेन रहे। जो भी हमारे पास में साइड चेन है, नंबरिंग का जो क्राइटेरिया होता है, नंबरिंग जब हम करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो प्रीफिक्स हैं बेसिकली इनको कम नंबर मिले। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ें मैं आप नहीं नोट कर देता हूँ, फिर हम बाद में नेमिंग पढ़ेंगे। तो मैंने कहा जब हम नंबरिंग करेंगे, दी नंबरिंग शुड बी डन सो दैट मिनिमम number is given for side chain। मैं एक एक एग्जांपल बताता चलूँगा अभी साथ में। मैंने कहा जैसे अभी मैं एक ही प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इस तरह का है। यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि भाई इस कंपाउंड में हम इस साइड से नंबरिंग कर लेते, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि हम इस कंपाउंड में इस साइड से नंबरिंग कर लेते। तो जब हमने नंबरिंग की तो भाई दोनों ही बात में ये तो हमें तय है कि भाई ये साइड चेन। आप देखें जब हम राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसे 2 नंबर मिल रहा है, और जब हम लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसी को 4 नंबर मिल रहा है। तो हम कौन सी नंबरिंग प्रेफर करेंगे जिसमें इसका लोकेंट का सम मिनिमम, मतलब लोकेंट मिनिमम होगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या है, ठीक, ये नंबरिंग प्रेफरेबल होगी। आप नाम भी लिख दोगे, सेकेंड कार्बन पे तो इसको 2 मिथाइल पढ़ेंगे। टोटल पेरेंट चेन में 5 कार्बन तो पेंटेन पढ़ देंगे। तो मैंने कहा रूल ये, अगर मान लो एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आ जाते, जैसे एक ही था तो मिनिमम नंबर को देखा गया, तो मैं ये कह सकता हूँ जो नंबरिंग है उसके लिए हमें क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है। लोएस्ट लोकेंट रूल है फिर हमारे पास में। लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि जो भी सम है, sum of locants of all prefixes should be minimum। ये दूसरा रूल है हमारे पास में। अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आ जाते हैं तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं। और लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट रूल का कहना है कि आप जो है इस टाइप से नंबरिंग करो ताकि जो भी डिफरेंट हमारे पास में प्रीफिक्स हैं उनका सम मिनिमम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहता है भाई हमारे पास में कंपाउंड ये, और मान लो मैं जो है एक कंपाउंड, ठीक, वही सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरा। एक तो मैं ये कर सकता था कि मैं नंबरिंग इस साइड से कर दूँ, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करूँ और उसमें नंबरिंग यहाँ से करूँ। तो यार लोकेंट का सम चेक करो, तो देखो एक इस वाले लोकेंट को 2, मतलब इसका प्रीफिक्स कितना है 2, इसका 3 नंबर है, तो यहाँ लोकेंट का सम कितना आएगा 5 आएगा। अगर मान लो मैंने वही नंबरिंग इस साइड से कर दी होती तो फिर यहाँ पे देखो इसको कितना 3 नंबर मिला और इसे 4 नंबर मिला। इनका सम चेक करें, 3 + 4 7 आएगा। तो हम कौन सी नंबरिंग प्रेफर करेंगे जिसमें लोकेंट का सम मिनिमम हो। इसमें आप कह सकते हैं लोकेंट का सम 5 है, तो ये नंबरिंग आप प्रेफर करेंगे, ये हम नंबरिंग करके नेमिंग। ठीक, तो दूसरा रूल ये है कि हमेशा हम क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल को ध्यान में रखेंगे। बड़ा बढ़िया रूल है, मैं खूब जगह हमें यूज़ करना है, नेमिंग में हर बार ध्यान में लाना है, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊँ, आप उसमें बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। जैसे कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में कंपाउंड ये था, है ना, लाइक दिस, इस टाइप का कंपाउंड लिया मैंने।
मुझे मतलब एक दोनों बार मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, एक बार मैं इस साइड से नंबरिंग करके देख लेता हूँ और एक बार जो है मैं इस साइड से नंबरिंग करके देख लेता हूँ। भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, मैं एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेट करके नंबरिंग करूँ तो ये होंगी। इस वाले नंबरिंग में लोकेंट का सम निकालो, तो इस वाले को देखो आप कितना नंबर मिल रहा है, इसे आप देखोगे 2 नंबर मिला है। यहाँ पे इस वाले को आप देखोगे 3 मिला और इसे भी 3 मिला है, तो इसे 2 बार ऐड करते हैं। जैसे 2 प्रीफिक्स है तो उन दोनों के 2 बार ऐड किए जाएंगे, तो यहाँ पे लोकेंट का सम 8 आ जाएगा। आप ना मतलब सिर्फ एक बार ऐड कर दे तो वो नहीं, जैसे 2 अगर प्रीफिक्स है तो 2 बार उनके लोकेंट को ऐड करना है। यहाँ पे हम देखेंगे लोकेंट का सम, तो यहाँ पे इसको तो 3 मिला है और बाकी के यहाँ पे 2 + 2, बोलो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 7। तो बताओ कौन सी इस बार नंबरिंग प्रेफर की जाएगी, सेकंड वाली की, उसमें लोकेंट का सम नहीं होगा। तो जब एक ही जगह पर 2 आ जाएंगे, 2 प्रीफिक्स होंगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो मैंने कहा ये। इसी में तीसरा रूल में एक और नोट करूँगा। तीसरा रूल ये है कि इफ सम ऑफ लोकेंट from 2 sides is same, then numbering is done by preferring अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब मैं समझा रहा हूँ इस बात को। मेरा कहना ये है कि अगर मान लो बाई चांस कोई एक ऐसा कंपाउंड हम ले लें, मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया, हम इस कंपाउंड में 2 साइड से नंबरिंग करें, तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पे मतलब जैसे मैं एक बार यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 सम देखो, तो 3 + 4 7। एक बार मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मैं अगर सम चेक करूँ 3 + 4 7, तो आप देखो दोनों ही साइड से भाई लोकेंट का सम तो सेम ही आ गया। अब अगर लोकेंट का सम सेम आ गया तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल तो चलेगा नहीं, वो तो फेल कर गया हमारा रूल। तो फिर इसके लिए हमने क्या एक नई जुगाड़ बनाई, भाई सिंपल सी बात है, जहाँ कोई चीज़ फेल कर जाती है हम एक नई जुगाड़ बना लेते हैं वहाँ पर। हमने कहा कि फिर एक काम करेंगे, ऐसे केसेस में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब है कि हम उस तरह से नंबरिंग करेंगे जिससे जिस प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आना चाहिए उससे कम नंबर मिले। यहाँ पे आप देखोगे एक तो हमारे पास में एक कार्बन का प्रीफिक्स है जो कि इसके लिए मिथाइल पढ़ा जाएगा, यहाँ पर 2 कार्बन का प्रीफिक्स है जिसके लिए इथाइल पढ़ा जाएगा। तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आता है, इसलिए हम नंबरिंग उस तरह से करेंगे ताकि इथाइल वाले को कम नंबर मिले। अब बताओ, ऊपर वाली नंबरिंग में इथाइल वाले को 4 नंबर मिलेगा, नीचे वाली नंबरिंग में इथाइल वाले को 3 नंबर, इसलिए कौन सी नंबरिंग अलाउड होगी इस बार? ठीक है, ये काम किया जाएगा। ये बात समझ रहे हो आप मेरी? ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें नंबरिंग कैसे करनी है। फिलहाल में हमने नंबरिंग पे ध्यान दिया, बाकी जब हम नेमिंग की बात करेंगे तो बड़ी आसान सी बात है, तो नेमिंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी नहीं, क्योंकि अगर जैसे हमने किसी प्रीफिक्स का नाम लिखा है, थोड़ा बहुत आपने पहले भी लिखा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लिखा है आपने, और फिर भी मैं बताता हूँ। कहानी ये है कि जो भी हमारे पास में फॉर ओपन चेन प्रीफिक्स वी यूज एल्काइल, ये मतलब हमारे पास में रूल है कि अगर जैसे एक कार्बन का कार्बन साइड चेन, तो उसके नेमिंग के लिए हम मिथाइल वर्ड यूज़ करेंगे। 2 कार्बन की साइड चेन, तो उसके लिए हम इथाइल वर्ड यूज़ करेंगे। 3 कार्बन की साइड चेन, तो उसके लिए हम प्रोपाइल वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसे 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, ये चलता रहेगा। अच्छा चलो ये भी बताना चलता हूँ साथ साथ में, जैसे मिथाइल के लिए एम लिख दिया करेंगे, इथाइल के लिए ET, प्रोपाइल के लिए PR, और इसे भी चलो लिख ही दे रहा हूँ C4H9 इज ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल के लिए हम सिंपल जब जरूरत लिया करेंगे BU लिख लिया, ठीक है।
ओपन चेन प्रीफिक्स के लिए सिंपल ये काम करते हैं, जितने भी कार्बन उस हिसाब से नाम लिख देंगे, एल्काइल लिख देंगे। फॉर साइक्लिक प्रीफिक्स वी यूज साइक्लो एल्काइल। ये भी कोई ऐसे में बहुत बड़ी बात नहीं। अगर कोई साइक्लिक प्रीफिक्स आ जाएगी तो साइक्लो एल्काइल वर्ड यूज कर लेंगे। जैसे मान लो कहीं पे भी 3 कार्बन की कोई कार्बन, ठीक है, साइक्लिक रिंग जोड़ी हुई, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो प्रोपाइल वर्ड यूज कर लेंगे। ऐसे मान लो कहीं पे अगर 4 कार्बन का एक साइक्लिक रिंग जुड़ा है किसी, ठीक है, पेरेंट चेन से, तो इसके लिए हम साइक्लो ब्यूटाइल वर्ड यूज कर लेंगे। अब आपको मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगर 5 कार्बन का जुड़ा है तो हम उसके लिए साइक्लो पेंटाइल वर्ड यूज कर लेंगे। अगर मान लो हमारे पास में 6 कार्बन का जुड़ा है तो साइक्लो हेक्साइल वर्ड यूज कर लेंगे। तो अगर हमारे पास में, ठीक है, साइक्लिक प्रीफिक्स आएगा तो साइक्लो के साथ में यूज करने का रिवाज बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी प्रीफिक्स होगा वो पेरेंट चेन में किस पोजीशन पे ये इंडिकेट किया जाता है ना, इस चीज़ को लिखा जाता है। तो मैंने कहा जो भी हमारे पास में लोकेंट ऑफ प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड बिफोर इट्स नेम। जैसे मिथाइल है तो कहाँ पे, सेकेंड नंबर पे तो 2 मिथाइल, थर्ड नंबर पे 3 मिथाइल, जो भी है नाम को हमें लोकेंट को भी ध्यान में रखना होगा, लोकेंट भी हम लिखेंगे। तो जो भी प्रीफिक्स है उसकी कंडीशन ये है, प्रीफिक्सेस मस्ट बी, या उससे पहले पॉइंट और नोट करूँगा, लोकेंट लिखना है। पॉइंट है कि फॉर मोर देन 1 प्रीफिक्स वी यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो। अगर 2 ही मिथाइल ग्रुप आ जाए तो डाई मिथाइल लिख देंगे, 3 आ जाए तो ट्राई मिथाइल। तो मैंने कहा कि अगर एक ही टाइप के मान लो एक से ज़्यादा प्रीफिक्स होते हैं ना, उनके नंबर के लिए इंडिकेशन है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिएगा, प्रीफिक्सेस मस्ट बी arranged in alphabetical। अगले जो हमारे पास में रूल है वो ये है कि जो भी प्रीफिक्स होते हैं वो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD, ए से लेकर जेड तक की कहानी उसमें अरेंज होनी चाहिए। उसमें भी आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि डाई, ट्राई, टेट्रा are not included in alphabetical order, है ना। और ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज इंक्लूड नहीं किए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने कहीं लिखा है डाई मिथाइल और हमने कहीं लिखा है ट्राई इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाई और ट्राई को देख के नहीं लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसके एम और ई से चेक करना है। तो हमें मालूम है कि भाई ई ज़्यादा प्रायर है तो ई को पहले लिखा जाएगा और ट्राई इथाइल पहले लिखा जाएगा और डाई मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, तो वो डाई ट्राई नहीं। नेक्स्ट आप एक पॉइंट लिखिएगा कि दैट इज साइक्लो इज इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर साइक्लो इंक्लूड होता है तो साइक्लो का जो सी है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया जाए, ठीक है। तो एक तो हमें देख रहे हैं कि भाई एक से ज़्यादा प्रीफिक्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होंगे, ये तय एकदम।
डाइट्राई टेट्रा ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं होते हैं, साइक्लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट होता है, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो हमें करना। तो जो भी हमारे पास में साइड चेन मैंने का बचेगा उसे एक तो ठीक है किस तरह से नंबरिंग करनी है, किस तरह हम लोएस्ट लोकेंट रूल को ध्यान में रख पाएंगे, या उससे रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप देख रहे हो, जो नाम कैसे लिखना ये सब है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड में है ना इस तरह से प्रीफिक्स का नाम लिख लिया करेंगे। दो बातें हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरा मैंने आपसे कहा था प्राइमरी सफिक्स, एक टर्म और हमारे पास में आया था प्राइमरी सफिक्स। तो आप ये कह सकते हो जो प्राइमरी सफिक्स है इट इंडिकेट्स अबाउट saturation of compound। ठीक है, मैंने कहा जो प्राइमरी सफिक्स है वो सिंपल किसी भी कंपाउंड के सैचुरेशन के लिए लिखा जाता है। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर सारे कार्बन बॉन्ड कार्बन सिंगल है तो उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स है वो हम एन यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल जो है एल्केन लिखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब लिखते हैं। अगर हमारे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो उस केस में प्राइमरी सफिक्स हम ईन लिखते हैं। तो हमने देखा कि भाई एल्कीन आ जाता है, ब्यूटोन, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, जो भी इस तरह के नाम आते हैं। और अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो उसके लिए हमें मालूम है कि प्राइमरी सफिक्स जो है हम आयन वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा वो हमारे लिए क्या है, एल्काइन। ठीक, सिंपल सी बात है। हाँ, ये कंडीशन है कि जो भी लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मैं जब आपसे कहा करूँ मल्टीपल बॉन्ड तो आप समझ जाना मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। लोकेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी यूज्ड बिफोर प्राइमरी सफिक्स। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो पेरेंट चेन में किस पोजीशन पे है तो वो भी हमें इंडिकेट करना। वन होता है तो इंडिकेट ना करें तो चलता है, लेकिन वन के अलावा अगर किसी और अदर पोजीशन पे तो हमें इंडिकेट करके ही बताना पड़ेगा, ना सामने वाले को समझ में नहीं आएगा वो डबल बॉन्ड कहाँ रहा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में ठीक प्राइमरी सफिक्स का पार्ट क्या है, तो सामने वाला देख के समझ जाएगा भाई कंपाउंड सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, जो भी मैंने कहा कहानी है उसे बड़े आराम से सामने आ जाएगी, उसके समझ में आ जाएगी। अगला हमारे पास में जो एक बचा था दैट इज रिगार्डिंग सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइमरी सफिक्स आप नोट करो एक बार, फिर मैं सेकेंडरी बताता हूँ। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कर देखो सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात करें तो कहानी बड़ी सिंपल सी। अगर सफिक्स सेकंड पढ़ देते हैं तो आपने आज से पहले काम खूब किया। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये कंपाउंड है, आपने इसे पढ़ दिया कि भाई इथेनॉल बना जाए, सभी जानते हैं। तो हमें मालूम है कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और अगर OH एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसके नाम के लिए हमने ऑल वर्ड यूज़ किया। तो बेसिकली किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कह सकते हैं कुछ स्पेशल कोड वर्ड यूज़ करते हैं, और वही कोड वर्ड हमारे लिए क्या कहलाता है, सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, फॉर द नेमिंग ऑफ functional group we use some code word termed as
सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो मैंने कहा कि जो भी हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप आएंगे उन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कुछ कोड वर्ड यूज़ करेंगे, और जो भी हम कोड वर्ड यूज़ करते हैं वही हमारे लिए सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल नोट कर देता हूँ, है ना, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारे पास में जो भी फंक्शनल ग्रुप है मैं उनको लिख देता हूँ, उनके सेकेंडरी सफिक्स क्या होंगे। इस तरह की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टेबल फॉर्म कर देते हैं जिसमें मैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको बता देता हूँ। एक टेबल बनाई जाए, फंक्शनल ग्रुप कॉमन नेम सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी नेम बनाया जाए। ठीक, हम कुछ फंक्शनल ग्रुप नोट करेंगे। जैसे देखो, मैं अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप जानते हैं C डबल बॉन्ड OH ये है। तो जो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब COH ग्रुप का जो कॉमन नेम है तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ही। तो हमें कह सकते हैं, हमें लिखते चलो, इसका कॉमन नेम लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड, सेकेंडरी नेम लिखो कार्बोक्सी। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आप नोट करो, SO3H, S डबल बॉन्ड OH, सल्फोनिक एसिड, सेकेंडरी नेम इज सल्फो और सल्फीनो, सल्फो या सल्फीनो। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है this group is known as anhydrite. Secondary suffix is oic anhydrite. इसका हम कोई सेकेंडरी नेम जो है ऐसा यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज COOR, that is ester. Secondary suffix is OH. Secondary name is alkoxy carb. COX, ठीक, जहाँ पे X जो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन की बात हो रही है। It is acid halide. Secondary suffix is oil halide. Secondary name is haloformite. Next is CO NH2. It is C double bond O NH2. That is amide. Secondary suffix is also amide.
secondary name is amide. Next is CN, C triple bond N, that is cyanide. Secondary name is nitrile. Secondary name is cyano, secondary suffix is nit. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखेंगे NC. NC is iso cyanide. Secondary suffix is iso nitrile. Secondary name is isocyanide. नेक्स्ट इज CHO. इतना तो आप भी समझिए, C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड. सेकेंडरी सफिक्स इज अल. सेकेंडरी नेम इज हेलो. नेक्स्ट वन इज C डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप. Secondary suffix is -on. Secondary name is keto or ox. OH alcohol on hydroxy. SH thia alcohol thiol. Secondary name is mercury. ठीक, मतलब ये ग्रुप हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में इस टाइप के ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं. इस तरह से हम नोट कर रहे हैं. लिख कर NH2 NH N, basically amine. Secondary name is also amine. Secondary suffix is secondary name is amino, secondary suffix amine. Next is double bond और ट्रिपल बॉन्ड. खैर इतना तो हम भी जानते हैं भाई एल्कीन और एल्काइन की बात हो रही है. इनके लिए मतलब जो है आप कह सकते हैं भाई एल्कीन है तो हम ई यूज़ करते हैं और एल्काइन है तो आई यूज़ करते हैं. इनके सेकेंडरी नेम का कोई लेना देना नहीं. अब एक बार नोट करो, मुझे कुछ फंक्शन ग्रुप और लिखने हैं. एक बार मैं ठीक 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको नोट करना. हाँ भाई लिखिए. देखो कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जैसे ईथर. ईथर के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स डिफाइन नहीं करते हैं. इसका सेकेंडरी नेम हम डिफाइन करते हैं एल्कोक्सी. ऐसे ही हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है
साइक्लिक ईथर है, इसका भी सेकेंडरी सफिक्स डिफाइन नहीं, इट इज इपॉक्साइड, या फिर इसके लिए ऑक्सीरेन, ये वर्ड हम यूज करते हैं। इपॉक्सी भी लिखते हैं, इपॉक्साइड पर्टिकुलरली कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, इपॉक्सी भी लिखते हैं। ऐसे हमारे पास में हमें कह सकते हैं भाई एक एक्स फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन, इट इज हेलोजन, इनका भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, बस सेकेंडरी नेम है और वो हेलो है। नेक्स्ट वन इज NO2, NO2 इज नाइट्रो ग्रुप है, इसके लिए भी हमारे पास में सिंपल नाइट्रो ही वर्ड हम यूज करेंगे। ऐसे N डबल बॉन्ड है, ये एजो ग्रुप है, एजो सेकेंडरी नेम हम यूज करेंगे। ऐसे ही NO इज नाइट्रोसो, इसके लिए हम नाइट्रोसो ही वर्ड यूज करेंगे। लाइकवाइज हमारे पास में C6H5, या उसे PH लिख देते हैं, या उसे फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो बेसिकली ये फिनाइल रिंग है और ठीक है, इसके लिए हम सिंपल फिनाइल वर्ड यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमें हमारे सिलेबस में यूज़ करने होते हैं। तो नो डाउट हम इन सारे फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखेंगे और इनके ध्यान रखने के साथ साथ में हम ये भी याद रखेंगे कि भाई ठीक है, इनके कॉमन नेम क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी नेम क्या है, क्योंकि हमें नेमिंग में सभी कहीं ना कहीं पे किसी न किसी लेवल पर रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, तो हमें हर हालत में इनको समझना है, वो हम ध्यान रख लेंगे। अच्छा, एक बात ये है कि ये जो सीक्वेंस मतलब ये जो सीरीज़ लिखी हुई है, ये सीरीज बेसिकली एक आप कह सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखी हुई है, तो आपको ये सीरीज इसी मैनर में याद रखनी है जिस मैनर में मैंने लिखी है ना। जैसे आप देखोगे मैंने COH को टेबल में सबसे ऊपर लिखा है, तो COH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर फिर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ना, एनाइड्राइड लिखा, एस्टर लिखा, एसिडाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसके बाद में फिर हमने सिंपल एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये सब धीमे धीमे हमारे पास में आ गए। तो ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है, मतलब उसका फ़ायदा क्या होगा वो तो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन मैंने कहा उस सीक्वेंस को हम ध्यान रखेंगे। तो जो हमारे पास में हेलोजन और नाइट्रो है, इनकी मतलब प्रायोरिटी को लेके एक बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन है मार्केट के अंदर, और मतलब ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि मतलब हेलोजन इज मोर प्रायर देन नाइट्रो, कुछ लोगों का मानना है नाइट्रो इज मोर प्रायर देन हेलोजन। तो अलग अलग बुक्स ने अलग अलग प्रायोरिटी ऑर्डर भी मेंशन किए हुए हैं, लेकिन मतलब ये कि मैं इनमें कोई ऐसा नहीं बहुत स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बता रहा हूँ हेलोजन हमेशा इज मोर प्रायर देन नाइट्रो। तो कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के प्रायोरिटी बदल जाती है, कभी कभी नाइट्रो ज़्यादा प्रायर हो जाता है, कभी कभी हेलो। हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल करेंगे, इनसाइड ने ऐसे एग्जाम्पल नोट कराए हैं, तो हम वहाँ देख लेंगे कि इसको ज़्यादा प्रायर हमें मानना चाहिए। तो इन दोनों के लिए आप ध्यान रखना कि मैं कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ कि हेलोजन ही ज़्यादा प्रायर होगा नाइट्रो से, वो हम देख लेंगे, कंपाउंड को देख के डिसाइड करेंगे। तो आप ये चारों टर्म समझ लें, तो एक बार आप इस टेबल को देख के रखो है ना, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो। अगर ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है तो हम फिर जो अगले लेक्चर में अब नेमिंग स्टार्ट कर देंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे।